गुरेंजी उसके कपड़े पकड़ के बार बार उसे पीछे करने की कोशिश कर रहा होता है, पर जैसे कि एलिवेटर नीचे को जा रहा है वो पीछे हो ही नहीं रही होती है और पूरा का पूरा भार आ जाता है गुरेंजी पे। जब फाइनली एलिवेटर से उतरने के बाद दोनों अलग होते हैं तो गुरेंजी को इतना शॉक लग जाता है डर्ट की वजह से कि वो बेहोश हो जाता है। उसे जल्दीबाजी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है और यहाँ पे स्वांगजाओ बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ है। तभी फाइनली गुरेंजी को होश आता है और स्वांगजाओ उसके पास आती है उसे माफ़ी मांगने के लिए, पर वांग जियांग उसको बहुत डांटने लगती है कि उसने ऐसा सब क्यों किया और फिर भी वो यहाँ पे खड़ी है। गुरेंजी दोनों को वहाँ से जाने को कहता है और इधर पे गुरेंजी का बॉडीगार्ड वांग जियांग को अपनी गोद में उठाकर बाहर लेकर आता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोल रही होती है। साथ में वो उसे सेफली एलिवेटर पे भी लेकर जाता है और बाइक पे उसे घर छोड़ता है। ये सारी चीज़ें वांग जियांग को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। इधर साइड स्वांगजाओ अपने को गुनहगार मानती है और सोचती है कि क्यों ना मैं गुरेंजी के लिए बोन सूप लेकर जाऊं जिससे उसको रिकवर होने में मदद मिलेगी, क्योंकि उसका हाथ भी सूज चुका था सारा भार उसके ऊपर आने की वजह से। वो घर जाके बोन सूप बनाने लगती है, पर जब वो खुद से बोन सूप बनाती है वो बहुत ही बुरा बनता है। पर तभी जियाओलू आकर उसकी हेल्प करता है और उसके बाद बोन सूप बहुत ही टेस्टी बनता है। जियाओलू दोबारा सूप लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पर स्वांगजाओ उसे रोक देती है ये कह के कि ये सूप मैंने गुरेंजी के लिए बनाया है क्योंकि उनकी इंजरी मेरी वजह से हुई है। वो इस सूप को हिम्मत करके वहाँ पे ले ही जा रही होती है कि वो सुनती है उसके दादाजी गुरेंजी को काफ़ी ज़्यादा डांट रहे हैं कि वो एक एम्प्लॉय को कंप्लीटली हैंडल नहीं कर पाया तो वो कंपनी को क्या हैंडल करेगा। वो उसे काफ़ी ज़्यादा डांट रहे होते हैं और ये सुन के स्वांगजाओ को भी काफ़ी बुरा लगता है। जैसे ही वो बाहर आ जाते हैं स्वांगजाओ उसके लिए सूप लेकर जाती है और वहाँ पे रख के वहाँ से चली जाती है। गुरेंजी को सूप पीने में थोड़ा अजीब तो लग रहा होता है उसके माइसोफोबिया की वजह से, पर वो हिम्मत करके फिर भी पी लेता है और उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगता है वो सूप कि वो पूरा का पूरा सूप ही ख़त्म कर देता है और फिर से ख्यालों में खो जाता है स्वांगजाओ के और उसी के बारे में सोचने लगता है। तभी वो सोचता है कि मेरा इतनी बार स्वांगजाओ से एनकाउंटर हो चुका है, फिर भी अब मुझे उसको देख के अजीब सा फील नहीं होता, मैं डिस्गस्टेड फील नहीं करता। क्या मैं इम्यून हो चुका हूँ? क्या मुझे अब स्वांगजाओ की गंदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तभी वो अपने काउंसलर को कॉल करता है और ये सारी बातें बताता है। उसका काउंसलर उसे एडवाइस करता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो माइसोफोबिया में किसी और आदमी के द्वारा हेल्प की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि स्वांगजाओ उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर रही और वो जो भी सोच रहा है वो भ्रम है। उसका काउंसलर कहता है तुम अभी भी इस इंसान से जितना दूर रहो उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो ये बात उसकी सुन तो लेता है, पर शायद ही गुरेंजी अब उससे दूर रह सकता है। इधर पे वांग जियांग के बारे में पता चलता है कि दरअसल वो तो गुरेंजी को काफ़ी पसंद करती है और ये देख के कि वो स्वांगजाओ की काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। दूसरे दिन दोबारा से स्वांगजाओ उसके लिए सूप लेकर जाती है और सुन लेती है कि गुरेंजी की इंजरी की वजह से उनके हाथ से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट छूटने वाला है। वो बाहर आती है और साथ ही उसके कोवर्कर्स भी बाहर आते हैं और वो उनसे पूछती है कि आखिर क्या बात है। वो उसे बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा रेयर और यूनिक प्रोजेक्ट है जिसके लिए हर एक कंपनी फाइट कर रही है। अगर ये प्रोजेक्ट क्लीन फर्स्ट कंपनी को मिल गया यानी हमें मिल गया तो हमारी कंपनी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पे स्वांगजाओ बोलती है कि हम उनके कोवर्कर्स हैं और जैसे कि गुरेंजी अभी इंजर्ड है हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए और हमें खुद ही प्रोजेक्ट बना के उस कंपनी के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। अब फिर क्या था, चारों के चारों लग जाते हैं उस प्रोजेक्ट को बनाने में और सब लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, यहाँ तक कि स्वांगजाओ भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है उन लोगों की। अब वो दिन आ जाता है और चारों चले जाते हैं उस कंपनी में जिसका नाम होता है बीजी। पर वहाँ पे पहुँचते ही उनके एक कोवर्कर का पेट खराब हो जाता है और वो वॉशरूम यूज़ करने चले जाता है। तभी बीजी कंपनी का एक एम्प्लॉय उन लोगों को मीटिंग के लिए बुलाने आता है, पर वहाँ पे तो उनका एक कोवर्कर कम है तो दूसरा कोवर्कर बोलता है कि मैं जाके उसे लेकर आता हूँ, तब तक आप दोनों अंदर चले जाइए। अब होती है सिक्योरिटी चेकअप जहाँ पे उन्हें अपनी आइडेंटिटी कार्ड देनी होती है। स्वांगजाओ तो वो दे देती है, पर गुरेंजी का बॉडीगार्ड बहुत घबरा रहा होता है उसे देने में।
अब आगे पता चलेगा कि वो क्यों घबरा रहा है। जैसे ही वो अपना आइडेंटिटी कार्ड देता है गार्ड को, उसकी आइडेंटिटी कार्ड से पता चलता है कि वो तो जेल में रह चुका है और उसने जेल में काफ़ी सारा समय बिताया है। इसका मतलब वो क्रिमिनल था और उसको अंदर जाना नहीं दिया जाता है। और अब सिर्फ बच गई स्वांगजाओ और उसको अकेले ही अपनी प्रेजेंटेशन देने अंदर जाना पड़ता है। इतने सारे लोगों को देखकर वो तो घबरा ही जाती है, यहाँ तक कि वो कुछ ढंग से बोल भी नहीं पा रही होती है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है। इतने में ही उस कंपनी का मालिक उसे क्रॉस क्वेश्चन कर देता है और स्वांगजाओ कुछ बोल ही नहीं पाती है। थैंकफुली उसी टाइम पे गू रेंजी भी पहुंच जाता है और बहुत इम्प्रेसिवली उस प्रेजेंटेशन को देता है। कंपनी का मालिक बोलता है कि अगर आपको इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी ही थी तो आपने इस लड़की को क्यों भेजा, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में सारी की सारी प्रेजेंटेशन ख़राब कर दी। पर गू रेंजी है समझदार और वो इस चीज़ को अपने बेनिफिट पे यूज़ करके बोलता है कि इसीलिए मैं मैनुअल लेबर पे भरोसा नहीं करता। आदमी से गलती हो सकती है पर मशीनों से कभी गलती नहीं होती। अगर मैं इस लड़की की जगह किसी मशीन को भेजता तो वो कभी भी नहीं भूलता उसे क्या बोलना है, पर जैसे कि ये ह्यूमन है, ये भूल गई कि इसे क्या बोलना है। और इसीलिए हमारी क्लीन फर्स्ट कंपनी सारी कंपनी से अलग है, क्योंकि हमारी मशीन्स आपको हर बार क्लीन सरफेसेस देगी। ये सुन के बीजी कंपनी के लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं और लग रहा है कि शायद ये प्रोजेक्ट इन्हीं के हाथ में आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों आगे बढ़ते हैं और लिफ्ट काम नहीं कर रही होती है तो दोनों सीढ़ियाँ लेने का सोचते हैं। पर जैसे ही वो सीढ़ी पे घुसते हैं कोई लड़का आकर उन पे गंदा पानी फेंक देता है। पर थैंकफुली स्वांगजाओ सामने आ जाती है गू रेंजी के और स्वांगजाओ पूरी तरह से गंदे पानी से भीग जाती है। यहाँ पे गू रेंजी अपना कोट निकाल के स्वांगजाओ को ढकता है और उसे कार में बैठाकर लेकर जाता है। जैसे ही दोनों उसके घर पहुंचते हैं वहाँ पे जियाओ लू ऑलरेडी बाहर खड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा खरी खोटी सुना देता है गू रेंजी को कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल भी नहीं रख पा रहा और उसकी वजह से स्वांगजाओ भीग गई है। अपने डिफेंस में गू रेंजी बोलता है कि ये मेरी एम्प्लॉय है और उसका ख्याल मुझे अच्छे से रखना आता है। अगर उसके साथ कुछ इनजस्टिस होगा तो मैं सबसे पहला हूँगा उसके लिए लड़ाई करने के लिए। वो बोलता है अगर हम ये सारी बकवास ना करें तो अच्छा होगा और जल्द से जल्द जाकर स्वांगजाओ की हेल्प करें ताकि उसको भीगने की वजह से बीमारी ना हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे गू रेंजी तो चले जाता है पर जियाओ लू उसको अंदर लेकर जाता है, उसे सूप पिलाता है और उसको गीला देखकर उसे साफ करने लगता है। इतने में ही घंटी बजती है और वहाँ पे आया होता है गू रेंजी स्वांगजाओ के लिए ड्रेस लेके। जैसे ही स्वांगजाओ थोड़ा सा खुश होती है गू रेंजी बोलता है कि इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंपनी की तरफ से है। मुझे बचाते वक्त तुम्हारे कपड़े भीगे इसीलिए ये उसी का कंपनसेशन है। पर यहाँ पे गू रेंजी और जियाओ लू की फिर से हो जाती है लड़ाई। 差不多了，你还不走吗？顾总的衣服和面膜也送完了，也该走了吧？好，那我们一起走。请，请。请。 वहीं दूसरे ही पल स्वांगजाओ जाकर उस ड्रेस को देखती है और उसे वो ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। उसके साथ एक कार्ड भी भेजा होता है गू रेंजी ने जिस पे लिखा होता है कि वाइट तुम पे बहुत ज़्यादा जचता है पर प्लीज़ इसे गंदा मत करना। दूसरे दिन जब वो कंपनी पे जाती है उस ड्रेस को पहन के सब उसकी तारीफ़ करते हैं और यहाँ तक कि गू रेंजी भी उसको काफ़ी खूबसूरत बोलता है। वो भी गू रेंजी को उसका कोट वापस कर देती है ये कह के कि ये मैंने धो दिया है और साथ में आयरन भी कर दिया है। अपने कैबिन पे जाने पे गू रेंजी फिर से स्वांगजाओ को कैबिन पे बुलाता है ये सोच के क्योंकि उसे लग रहा है कि स्वांगजाओ उसको डेट के लिए पूछने वाली है। वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। स्वांगजाओ बोलती है हाँ मुझे आज की लीव चाहिए क्योंकि मुझे किसी इम्पोर्टेंट इंसान से मिलना है। अब यहाँ पे गू रेंजी को पता चल चुका है कि ये इम्पोर्टेंट इंसान वो तो बिल्कुल भी नहीं है और उसका मूड हो जाता है अपसेट। पर यहाँ पे जिस इम्पोर्टेंट इंसान से स्वांगजाओ को मिलने जाना होता है वो होती है उसकी माँ। आज उसकी माँ का बर्थडे होता है और वो उसके लिए केक लेकर जाती है और फ्लावर्स भी लेकर जाती है क्योंकि उनकी माँ की डेथ हो चुकी होती है। वो रोते हुए कहती है कि माँ मैं थक चुकी हूँ, मुझे पापा का ख्याल रखना है, भाई का भी ख्याल रखना है और साथ ही जिस कंपनी की ब्रांच में मैं काम कर रही हूँ उन्होंने मुझे सिर्फ 3 महीने का ही
टाइम दिया है। मैं अब बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स तो नहीं करती, पर ये जॉब जब चली जाएगी उसके बाद मैं क्या करूँगी। ये बात चुपचाप जुंगजू भी सुन रहा होता है, क्योंकि वो भी अपनी माँ को मिलने वहाँ आया होता है। घर जाके जुंगजू का मूड बहुत ख़राब हो जाता है और तभी उसकी दोस्त आके उसे काफ़ी सहारा देती है और अच्छी अच्छी बातें बोलती है, जिससे वो काफ़ी काम डाउन हो जाता है। इधर पे कुकिंग करते वक्त उसके पापा उसको वाइन बॉटल निकालने को बोलती है, पर उसकी हाइट इतनी छोटी होती है कि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती और जियाओलू को उसकी हेल्प करनी होती है। जियाओलू उसको चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुम ना 3 फुट का कैबिनेट बना लो जहाँ पे तुम पहुँच सको। इसी से स्वांगजाओ को एक आइडिया आता है और वो भाग कर जाती है अपने मैनेजर के पास। वो बोलती है कि कल जिस एथलीट के पास हम गए थे जो अनफॉर्चुनेटली अपाहिज हो चुके थे, उनका होम डेकोर करने के लिए मेरे पास एक आइडिया आया है। क्यों ना हम बहुत छोटे छोटे शेल्फ बनाएं ताकि वो इजीली उनके पास पहुंच जाए। मैनेजर उसको शाबाशी देते हुए बोलता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और मिस्टर गू ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तभी स्वांगजाओ बोलती है मुझे गू रेंजी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये बात गू रेंजी सुन लेता है और फूला नहीं समाता है। वो अपने कैबिन पे जाके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ तक कि उसने स्वांगजाओ का कप अपने कप से एक्सचेंज कर दिया था, वो उसी कप में पानी पीने लगता है। पर वो पूरी बात तो स्वांगजाओ की सुनता ही नहीं। स्वांगजाओ ये बोल रही होती है कि मुझे गू रेंजी तब पसंद आते हैं जब वो हमें पे करते हैं। गू रेंजी घर जाता है और वहाँ पे उसकी माँ उसको एक वीडियो क्लिप दिखाती है जहाँ पे फिलोसोफर बता रहा होता है प्यार के बारे में कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपको उसकी छोटी से छोटी चीज़ बहुत अच्छी लगने होती है। भले ही आप सबके सामने उसको बुरा भला कहें, उसको पसंद ना करने की एक्टिंग करें, पर मन ही मन आप भी जानते हैं कि आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पे तो गू रेंजी के मन पे शक ही शक पैदा हो रहा है कि कहीं वो स्वांगजाओ को सच में प्यार तो नहीं करने लग गया। दूसरे दिन स्वांगजाओ ऑफिस में जाके सोचती है कि आज मैं गू रेंजी का कैबिन साफ करती हूँ। जब वो कैबिन साफ कर रही होती है वहाँ पे गू रेंजी और उसका बॉडीगार्ड आ जाता है, पर उन्हें पता नहीं होता कि स्वांगजाओ ऑलरेडी वहाँ पे टेबल के नीचे पे सफाई कर रही है। वो दोनों आपस में ही बात करने लग जाते हैं और उसका बॉडीगार्ड बोलता है मुझे लगता है कि आप स्वांगजाओ को पसंद करने लग गए हैं, क्योंकि आप बार बार उसी की बातें करते रहते हैं, उसकी चीज़ें देखते रहते हैं और उसी को घूरते रहते हैं। यहाँ पे गू रेंजी अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि स्वांगजाओ किसी कारण की वजह से हमारी कंपनी में आई है और उसके दिमाग में हमारी कंपनी को बर्बाद करने के लिए कोई प्लान है। इसीलिए मैं उसको बहुत ही पास से ऑब्जर्व कर रहा हूँ ताकि जैसे ही वो छोटी सी मिस्टेक करे वैसे ही मैं उसको इस कंपनी से बाहर निकाल दूँ। यहाँ पे स्वांगजाओ का दिल फिर से टूट जाता है, क्योंकि ये दूसरी बार था जहाँ पे किसी ने उसके प्रोफेशन पे इतना बुरा भला कहा था। उसकी आंखों में आंसू आते हैं और इतने में ही वो वहाँ पे खड़ी हो जाती है। तभी जैसे ही गू रेंजी और उसका बॉडीगार्ड पलट के देखते हैं, वो सरप्राइज हो जाते हैं कि क्या ये यहाँ पे थी ऑल दिस टाइम जब भी हम इस चीज़ के बारे में बोल रहे थे। और इधर पे इस पार्ट का हो जाता है एंड। आगे के आने वाले एपिसोड्स में आपको पता चलेगा कि क्या गू रेंजी और स्वांगजाओ की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी या फिर जियाओलू और स्वांगजाओ एक हो जाएंगे। उसके लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब, ताकि आपको बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े वीडियो ढूंढने में और जल्दी से वो वीडियो आपके पास आ जाए अपलोड होते ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।